Hello everyone, welcome you all to Chemistry Mantra classes. This is Vishal and today we are going to discuss the new topic, that is how to calculate vapor pressure of a given solution. तो बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि वेपर प्रेशर होता क्या है और वेपर प्रेशर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग ने कवर किया था लास्ट क्लास में। तो बच्चों, जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। आज देखिए बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक जा रहे शुरू करने, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो आज हम लोग टॉपिक देखेंगे बच्चों कि कैसे किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए, तो जनरली बच्चों होता क्या है, अगर कोई भी प्योर लिक्विड है, ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर कोई भी प्योर लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। उसका वेपर प्रेशर हम लोग को कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर जो प्योर लिक्विड का होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, पी नॉट से। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड इज experimentally determined and is denoted by P naught। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्योर लिक्विड होगा, प्योर लिक्विड मतलब प्योर वाटर या तो प्योर बेंजीन, प्योर अल्कोहल, कोई भी लिक्विड अगर प्योर हो तो उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा बच्चों, और उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं करते हैं। और उसको कैसे डिनोट करेंगे बच्चों, पी नॉट से। तो बस एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन में पी नॉट दिया है इसका मतलब वो वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का दे रखा है। हम लोग जनरली बच्चों वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वॉलेटाइल कंपोनेंट के। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सॉल्यूशन है वो मिक्सचर है टू वॉलेटाइल कंपोनेंट के, तो उसका वेपर प्रेशर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उस सॉल्यूशन का, तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, उससे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि जनरली लिक्विड सोल्यूशन हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे बच्चों। लिक्विड सोल्यूशन मतलब हमारा जो मेजर कंपोनेंट होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा लिक्विड होगा और जो मेरा सॉल्यूट होगा वो सॉलिड या लिक्विड या फिर गैस होगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा लिक्विड होगा ये हमेशा सॉल्वेंट होगा और जो मेरा बच्चों सॉलिड या लिक्विड या गैस ये मेरा सॉल्यूट होगा। तो बच्चों, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट हो, वैसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में जनरली हम लोग डील करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन से। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि कैसे किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का हम लोग वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बच्चों, कैलकुलेट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि किस बेसिस पे हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग पहला केस देखेंगे जहाँ पे सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वॉलेटाइल। दूसरा होगा बच्चों सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल एंड सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल।
और तीसरा सोल्यूशन होगा बच्चों जिसमें सॉल्यूट मेरा वॉलेटाइल होगा और सॉल्वेंट नॉन वॉलेटाइल होगा, सिमिलर टू सेकंड केस, तो वो हम लोग नहीं देखते। तो हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे बच्चों सॉल्यूशन दो तरह का, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल हो, और एक करेंगे जिसमें सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो और सॉल्वेंट मेरा वॉलेटाइल हो। तो ये दो केस लेके हम लोग चलेंगे बच्चों। तो सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट भी मेरा वॉलेटाइल हो और सॉल्वेंट भी मेरा वॉलेटाइल हो। तो जनरली बच्चों वॉलेटाइल का मतलब हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जनरली दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, या तो वॉलेटाइल या तो नॉन वॉलेटाइल। तो वो सब्सटेंस जो वॉलेटाइल होते हैं इसका सिंपल सा मतलब इतना होता है कि वो अपना वेपर फॉर्म कर सकते हैं, मतलब उनका वेपर बन सकता है। और जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं वो वेपर फॉर्म नहीं बना सकते, मतलब उनका वेपर नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर कैसा कंपोनेंट है बच्चों? वाटर मेरा एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि इसके वेपर बन सकते हैं। दूसरा एग्जांपल नॉन वॉलेटाइल का देख लीजिए, इंक। जो इंक होता है बच्चों वो एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है, उसका वेपर फॉर्म नहीं हो सकता। तो बस सिंपल इतना ही मतलब होता है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का। तो चलिए हम लोग पहला केस देखते हैं जहाँ पे मेरा ऐसा सोल्यूशन है जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसे नेचर होंगे बच्चों? वॉलेटाइल के। तो बच्चों इसको समझने से पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लॉ समझ लेते हैं जिसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। तो बच्चों राउल्ट्स लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो राउल्ट्स लॉ को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों। राउल्ट्स लॉ जनरली लॉ है जो कि हमको बताता है कि किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। राउल्ट्स लॉ, तो जनरली राउल्ट्स लॉ कहता क्या बच्चों? समझिए, मान लीजिए आप एक बीकर लिए, इसमें आप दो कंपोनेंट को मिक्स किए हैं। एक कंपोनेंट मेरा हो गया ए, एक कंपोनेंट मेरा हो गया बी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप एक बीकर लिए हैं, उसमें आप बीकर में एक सोल्यूशन बनाए हैं। सोल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना है, एक ए और एक बी। ठीक, अब हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि पी नॉट ए जो है वो वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड ए का, और पी नॉट बी जो है वो वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड बी का। क्या है बच्चों? पी नॉट ए मेरा क्या है बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, और पी नॉट बी क्या है बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। तो बच्चों अगर नोट बनाना हो तो साथ में आप नोट भी बना सकते हैं, या तो फिर अगर समझना है तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके आप अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, तो बच्चों देखिए यहाँ पे ए और बी दो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। पी नॉट ए क्या है बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए है, और पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी है। चलिए अब देखिए बच्चों, राउल्ट्स लॉ जनरली कहता क्या है? राउल्ट्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं उसका वेपर प्रेशर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर के। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हमारा राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वॉलेटाइल कंपोनेंट्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर फॉर्म के, इसके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो राउल्ट्स लॉ बच्चों क्या कहता है? आइए लिख लेते हैं स्टेटमेंट। It state that vapor pressure of a volatile component
is directly proportional to its vapor pressure in its pure state। तो ये बच्चों मेरा वेपर राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ से अगर वेपर प्रेशर ऑफ ए हमको लिखना होगा तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट के। ये बच्चों राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है। सिमिलरली बच्चों अगर बी के लिए राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट हमें लिखना हो तो हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर स्टेट। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, ध्यान से देखिए। ये कहता है वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट, जैसा कि हमें पता है कि मेरा ए भी वॉलेटाइल है और बी भी वॉलेटाइल है। तो ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट, ये वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट है तो बच्चों ये पी नॉट से डिनोट किए। तो जनरली राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ से हम समझ में आ गया कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए, और पी बी वेपर प्रेशर ऑफ बी इसको किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पी नॉट बी के। अब बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट के आएगा। उसका वैल्यू जब राउल्ट्स ने डिटरमाइन किया तो उसका वैल्यू आ रहा था इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है जब राउल्ट्स ने डिटरमाइन किया, और इस कांस्टेंट का जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा के। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए हमें लिखना होगा तो ये आएगा पी ए इज इक्वल टू के इंटू पी नॉट ए। अब बच्चों इसके ये मेरा के है बच्चों, ये कोई कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का वैल्यू जब राउल्ट्स ने डिटरमाइन किया एक्सपेरिमेंटली तो वो किसके बराबर आ रहा था बच्चों, इस ए के मोल फ्रैक्शन के बराबर, इस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं पी ए जो कि वेपर प्रेशर ऑफ ए वो किसके इक्वल होता है बच्चों, वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये बच्चों हम लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। सिमिलरली अगर हमको बी के लिए लिखना होगा बच्चों तो क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये बच्चों हम लिखेंगे बी के लिए। ये लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, जहाँ पे पी ए क्या है बच्चों, ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए है। पी नॉट ए क्या है बच्चों, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए है। और एक्स ए क्या है बच्चों, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए है। सिमिलरली इस इक्वेशन को देखिए, पी बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। पी नॉट बी क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर स्टेट। और एक्स बी क्या है, ये जनरली एक्स नहीं है बच्चों, जाई इसको पढ़ते हैं हम लोग, जाई। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री में इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, जाई। तो बच्चों ये जाई है, ये क्या है बच्चों, ये है मोल फ्रैक्शन किसका, बी का, बी। ठीक, चलिए। तो बच्चों यहाँ तक आपको होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया बच्चों तो ये इसको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसको देखते हुए हम एक जनरल फॉर्म का इक्वेशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो बच्चों P किसके बराबर होगा बच्चों, P नॉट इंटू, जहाँ पे P क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल
कंपोनेंट। पी नॉट क्या है बच्चों? पी नॉट क्या है बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। और मेरा जाई क्या है बच्चों? ये जाई है मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन बच्चों? उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। तो ये बच्चों इन जनरल हमें एक महत्वपूर्ण फार्मूला मिल गया। इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। किसी भी सॉल्यूशन में जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं उसका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अपना पहला केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसा है बच्चों? वॉलेटाइल नेचर के हैं। तो बच्चों पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं जहाँ पे मेरा सॉल्यूट भी कैसा होगा? वॉलेटाइल, और मेरा सॉल्वेंट भी कैसा होगा? वॉलेटाइल। और बच्चों अपने बेसिक समझने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं बच्चों, ये A मेरा होगा, इसको सॉल्यूट, और जो B होगा ये मेरा, ये होगा सॉल्वेंट। चलिए अब देखिए, जनरली बच्चों मान लीजिए हम बीकर लिए, इसमें हम दो वॉलेटाइल कंपोनेंट को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाए। एक है A और दूसरा है B, और इसको हम ऊपर से क्लोज करते हैं। अब बताइए बच्चों, यहाँ पे जो खाली स्पेस है यहाँ पे भाप बनना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अब बताइए बच्चों, जो यहाँ पे वेपर फॉर्म होगा वो किसके वजह से होगा? A के वजह से कि B के वजह से या दोनों के वजह से? आंसर क्या होगा बच्चों? बिकॉज ऑफ A ऑल्सो एंड B ऑल्सो। वाई? बिकॉज वी नो दैट इन आवर केस बोथ द सब्सटेंस आर वॉलेटाइल इन नेचर। और हमें पता है बच्चों, अगर कोई भी सब्सटेंस वॉलेटाइल है तो उसका वेपर बनता है। तो यहाँ पे जो वेपर बनेगा बच्चों, वो वेपर A का भी होगा और B का भी होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अब बच्चों मान लीजिए ये जो यहाँ वेपर बना है, अगर हमें यहाँ पे इस एरिया का टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना हो, ध्यान से सुनिएगा, इस टोटल एरिया, इस वेपर का हमें अगर टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना हो बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो हम लोग ये कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं PS। ठीक है बच्चों? तो PS अगर हम लोग को कैलकुलेट करना हो तो ये हम कह सकते हैं बच्चों, ये PA प्लस PB के इक्वल होगा। ये हमें बच्चों डाल्टन्स लॉ ने सिखाया है। डाल्टन्स लॉ क्या कहते हैं बच्चों? कोई भी गैशियस मिक्सचर हो, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कोई भी गैशियस मिक्सचर हो, अगर उस गैशियस मिक्सचर का हमको अगर टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उस गैशियस में जितने कंपोनेंट का प्रेशर होगा उस सारे कंपोनेंट के प्रेशर को सम अप कर दीजिए तो आपका टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। समझ में आया? फिर से सुनिए, अगर कोई भी गैशियस कंपोनेंट हो, कोई भी गैशियस मिक्सचर हो, उसमें जितने भी कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट का अगर आप प्रेशर को ऐड करते हो बच्चों तो टोटल प्रेशर हमें मिलता है। तो अगर हम डाल्टन्स के हिसाब से देखें बच्चों, तो इस पूरे सॉल्यूशन का जो हमें वेपर प्रेशर मिलेगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? PA के प्लस PB के। क्यों? क्योंकि हमें पता है बच्चों A भी मेरा वॉलेटाइल है और B भी वॉलेटाइल है। यहाँ जो भाप बनाएगा बच्चों वो A का भी होगा और B का भी होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब बच्चों हमें पता है कि मेरा वेपर प्रेशर ऑफ इस सॉल्यूशन का अगर निकाले तो किसके इक्वल होगा? PA के प्लस PB के। अब बच्चों हम ये जानते हैं, अभी राउल्ट्स लॉ ने हमें सिखाया कि वेपर प्रेशर ऑफ A किसके बराबर होगा बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ A इन इट्स प्योर स्टेट इनटू इसका मोल फ्रैक्शन के। और वेपर प्रेशर ऑफ B क्या होगा बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ B इन इट्स प्योर स्टेट इनटू इसका मोल फ्रैक्शन। ये बच्चों अभी हमें राउल्ट्स लॉ ने कैलकुलेट करना सिखाया है।
अब हम जनरली करेंगे क्या, यहाँ पे बच्चों PA और PB की जगह ये वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चलिए बच्चों आइए देखते हैं यहाँ पे अगर PA और PB को अगर रिप्लेस करते हैं तो मेरा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या आता है। तो चलिए बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये क्या आएगा बच्चों, PA है मेरा इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस PB की जगह हम रख देंगे बच्चों P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये बच्चों हम रख देंगे और फाइनली मेरा जो एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने का, वो बन जाएगा बच्चों, अगर कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें कि दो वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उसका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा उस सॉल्यूशन का बच्चों, P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे मेरा कंपोनेंट कितने थे, 2। अगर मान लीजिए इनकेस 3 कंपोनेंट हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिएगा P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस P नॉट C इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? चलिए अब ये बच्चों नोट कर लीजिए। अब इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं बच्चों। इस इक्वेशन को जो फाइनल मेरा इक्वेशन बना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं। हमें पता है बच्चों कि कोई भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सारे कंपोनेंट्स का अगर मोल फ्रैक्शन को आप सम अप कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी सॉल्यूशन में बच्चों जितने कंपोनेंट्स होते हैं उन सारे कंपोनेंट्स का अगर आप मोल फ्रैक्शन को ऐड करिए तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। अगर हम लोग इस केस में देखते हैं तो इस केस में कितने कंपोनेंट थे मेरे, इस केस में 2 कंपोनेंट थे A और B। तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B दोनों किसके बराबर आएगा बच्चों, 1 के। इन केस मान लीजिए अगर इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं तो मेरा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C इज इक्वल टू 1। इसका मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सभी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन ऐड करिए तो किसके बराबर आएगा, 1 के। तो यहाँ से बच्चों हमें ये मिल गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। ये हमें मिल गया बच्चों इसी स्टेटमेंट से। अब देखिए यहाँ से हम क्या ये कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। हम मोल फ्रैक्शन ऑफ B को A के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा बच्चों, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब हम जनरली करेंगे क्या, इस मोल फ्रैक्शन ऑफ B को यहाँ पे उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो मेरा मिला है उसको हम उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे बच्चों। तो देखिए मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखिए P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B इंटू, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ B की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, बिल्कुल। अब देखिए इसको बच्चों रीअरेंज करिए और सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा बच्चों, PS इज इक्वल टू P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस ये P नॉट B मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये होगा P नॉट B और फिर ये P नॉट B बच्चों प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा माइनस P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये हो जाएगा बच्चों, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अब देखिए अब इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखिए अब इसको रीअरेंज करेंगे आप तो ये देखिए P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसको भी साथ में लिख लीजिए माइनस P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये दोनों साथ हो गया प्लस ये मेरा P नॉट B। अब देखिए बच्चों यहाँ से PS क्या आ जाएगा आपका,
देखिए पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माइनस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ से हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी। ये बच्चों मेरा एक और सुंदर सा फॉर्म जनरेट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, जो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी। तो जनरली बच्चों देखिए कोई भी फॉर्मूला है आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप लॉजिक समझिए। अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो ये फार्मूला आप कभी भी बना सकते हो, तो आपको फार्मूला याद नहीं करना है। दूसरी चीज़, हमें कैसे पता चलेगा बच्चों कि कब हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है और कब हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो बच्चों जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी गिवन होगा वो आप एक जगह नोट कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में और क्या चीज़ नहीं दिया है। उसके बेसिस पे आप देखेंगे कि कौन सा फार्मूला सूटेबल है, ये वाला फार्मूला सूटेबल है कि ये वाला फार्मूला सूटेबल है। उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला को सेलेक्ट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेपर प्रेशर से रिलेटेड, और जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं वो भी हम लोग देखेंगे बच्चों, और जो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन से और उसको कैसे अप्रोच किया जाता है। अब ये हम लोग जा रहे हैं अगले देखने। तो अगला हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों कि इस पे वेपर प्रेशर पे न्यूमेरिकल्स को कैसे हम लोग डील करते हैं। तो बच्चों जैसे ये फॉर्मूला बना था पीएस का, सिमिलरली एक बार तो हम रखे थे यहाँ से, अगर हम निकाले थे तो एक बार हम रखे थे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और दूसरी बार आप क्या करेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो एक बार हम लिए थे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब दूसरी बार आप क्या करोगे बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को लिखोगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और यहाँ पे आप रिप्लेस कर दोगे तो आपको एक और फार्मूला बन जाएगा। तो बच्चों आप अपने आप ट्राई करना, अगर डाउट हो तो हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। वैसे आप बड़ी आसानी से कर लोगे बच्चों, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे कहाँ गया ये जो ये यहाँ से आपको करना कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जाई ए को लिखना होगा बी के टर्म में और फिर उठा के इस इक्वेशन में पुट करके रीअरेंज करेंगे तो आपको एक और ऐसा फार्मूला मिल जाएगा। तो आप बच्चों अपने आप से ट्राई करिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ये बच्चों मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर 45 mmHg and 88 mmHg respectively. If a solution contain 92 gram ethanol and 32 gram methanol, then calculate the vapor pressure of a solution. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अप्रोच हम लोग कैसे करेंगे। हमें पता है बच्चों वेपर प्रेशर किसी भी सोल्यूशन का क्या होता है, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये होता है बच्चों मेरा किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पी नॉट ए क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, बी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। तो यहाँ पे ए और बी बच्चों हम किसको कंसिडर करेंगे, इथेनॉल और मिथेनॉल को। इथेनॉल मेरा हो गया ए और मिथेनॉल हो गया मेरा बी। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम लोग को जनरली वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चों कि जो कंपोजिशन है इथेनॉल और मिथेनॉल का, ये कितना मोल्स है इस सोल्यूशन में, इथेनॉल का कितना मोल्स है और मिथेनॉल का कितना मोल्स है। तो चलिए मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो हमको पता है मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। तो चलिए बच्चों मोल्स हम लोग इथेनॉल का कैलकुलेट करते हैं। तो इथेनॉल का मास कितना दिया हुआ है बच्चों, 92, तो ये हो जाएगा 92 अपॉन मोलर मास इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, C2H5OH। ये होता है बच्चों
इथेनॉल का फॉर्मूला। तो यहाँ से बच्चों अगर देखेंगे तो इथेनॉल का मोलर मास कितना आएगा बच्चों, कैलकुलेट करके जल्दी बताइए इथेनॉल का मोलर मास। ये कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो आपको आएगा 46। कैसे देखिए, कार्बन के कितने आइटम बच्चों, 2, तो 12 इंटू 2 24 प्लस 5 इंटू 1 5, 24 प्लस 5 29, 29 प्लस 16, 29 प्लस 16 45 प्लस 1 हाइड्रोजन 46। तो ये बच्चों आ जाएगा मेरा 2 मोल्स। तो 2 मोल्स किसके आ गए बच्चों मेरे, 2 मोल्स इथेनॉल के आ गए। अब मीथेनॉल के कितने मोल्स है बच्चों, तो मीथेनॉल्स के मास कितना है मीथेनॉल्स का 32 अपॉन मोलर मास। फार्मूला क्या होता है मीथेनॉल का, CH3OH। तो यहाँ से देखेंगे तो इसका फार्मूला के हिसाब से बच्चों इसका मोलर मास आएगा 32। कैसे देखिए इधर 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 16 31 प्लस हाइड्रोजन 1 32। तो ये काटेंगे तो बच्चों आएगा ये 1। तो 2 मोल्स आ रहा है इथेनॉल का और 1 मोल्स आ रहा है मीथेनॉल का इस सोल्यूशन में। चलिए तो बच्चों चलिए अब सीधा सीधा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। P0A क्या है बच्चों, ये है मेरा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इथेनॉल। इसका कितना दिया हुआ बच्चों 45 mmHg, 45 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है बच्चों, टोटल नंबर मोल्स, उस जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों, उस कंपोनेंट का मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स करेंगे तो हमें मोल्स फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो बच्चों अगर हमको इथेनॉल का निकालना है तो इथेनॉल का कितना मोल आया था बच्चों 2 मोल, तो 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बच्चों 2 + 1, इथेनॉल का 2 और 1 मीथेनॉल का, ठीक है बच्चों, प्लस अब P0B का वैल्यू देखिए क्या दिया है बच्चों 88 mmHg। तो ये हो जाएगा आपको 88 इंटू, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैसे निकलेगा बच्चों, सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ B मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल। तो कितने मीथेनॉल के मोल्स आए थे 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि 2 + 1 = 3। अब इसको आप सॉल्व कीजिए बच्चों तो देखिए क्या मिलेगा 45 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 88 इंटू 1 अपॉन 3। इसको बच्चों अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा नीचे, यहाँ आ जाएगा 90 प्लस 88। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 90 प्लस 88 कितना होता है बच्चों 178 अपॉन 3 mmHg। ये आपका हो गया बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो फाइनली वेपर प्रेशर कितना आया 178/3 mmHg। तो बच्चों देखिए वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन ये आपके पूछे गए CBSE 2010 में। तो जो बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा कि आपको वेपर प्रेशर जो प्योर लिक्विड होगे उसके वेपर प्रेशर दिया होगा और आपको मोल्स दिया होगा, और या तो कह देगा टोटल वेपर प्रेशर निकालने को, या तो मोल्स नहीं दिया होगा आपको फाइंड करना होगा मोल्स। मास दिया होगा तो मास से आप मोल्स फाइंड कर लीजिएगा, मास से आप टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बच्चों ये पहले तरह का क्वेश्चन है कि ये इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए बच्चों दूसरे तरह का देखते हैं क्वेश्चन कैसे। तो ये बच्चों सेकेंड टाइप क्वेश्चन है रिगार्डिंग वेपर प्रेशर के। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या क्या रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 70 टॉर। 70 टॉर, यहाँ पे प्रेशर किस यूनिट में दिया है बच्चों टॉर में, TORR। टॉर भी एक यूनिट है किसका प्रेशर का। चलिए तो दे रहा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज 70 टॉर एट 27 डिग्री सेल्सियस। इट फॉर्म्स अ सोल्यूशन विथ अनदर लिक्विड बी के साथ मिलके ये क्या बना रहा है बच्चों एक सोल्यूशन बना रहा है। The mole fraction of B is 0.2 and the total pressure of a solution is 84 torr। मतलब फाइनल जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का बच्चों वो आपको दे रखा है क्या 84 टॉर, और क्या है और मोल फ्रैक्शन दे रखा है किस कंपोनेंट का, कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.2।
कितने पे? 27 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन देगा जहाँ पे आपको इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में दिया होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें उस इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो दिया होता है क्वेश्चन को, उसको अवॉइड करना होगा। वो कैसे आप समझोगे कि वो कौन सा जो मेरा इन्फॉर्मेशन है वो इररिलेवेंट है? वो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अवेयर हो जाओगे कि इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है जो मेरे काम का है और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो मेरे काम का नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए बच्चों, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, तो हमें पता है यहाँ पे टेम्परेचर का हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये नहीं देखना है कि टेम्परेचर दिया है तो मतलब हमारा कोई और फार्मूला लगेगा या वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। हमको पता है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हमें पता है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन में दे क्या रहा है बच्चों, हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 84 टॉर दिया है, मतलब हमें गिवन इधर लिख लेते हैं बच्चों क्या क्या दिया हुआ है। गिवन देखिए पी एस दिया हुआ है 84 टॉर, ठीक, पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 70 टॉर, मतलब पी नॉट ए का भी वैल्यू हमको दिया हुआ है, ये कितना है 70 टॉर। चलिए अब देखिए बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज़ 0.2, मतलब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.2। बच्चों हम आपको बता चुके हैं किसी भी सोल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स होते हैं उस सारे कंपोनेंट्स का सम अप करिएगा मोल फ्रैक्शन का तो वैल्यू आएगा 1 के बराबर, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दो कंपोनेंट है और एक का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.2, तो हमें दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा बच्चों 1 माइनस 0.2, तो ये होगा 0.8। तो मेरे पास जाई ए का भी वैल्यू आ गया 0.8। तो देखिए हमें ये पता है, हमें ये पता है, हमें ये पता है, हमें ये पता है। पूछ क्या रहा है बच्चों, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ये पूछ रहा है हमें। सिंपल, सारा वैल्यू दिया हुआ है, हम इक्वेशन में पुट कर दें। तो चलिए बच्चों पी एस हमारा 84, तो रखिए यहाँ पे 84 इज़ इक्वल टू पी नॉट ए, पी नॉट ए देखिए क्या है बच्चों 70 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है बच्चों देखिए 0.8 प्लस पी नॉट बी देखिए क्या है, दिया नहीं है हमें पूछ रहा है, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है बच्चों 0.2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए 84 इज इक्वल टू 70 इंटू 0.8, ये कितना हो जाएगा बच्चों 56 प्लस पी नॉट बी इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2 पी नॉट बी। चलिए अब 84 माइनस 56 को इधर करिए तो माइनस 56 इज इक्वल टू 0.2 पी नॉट बी। तो 84 में से 56 गया बच्चों तो कितना आएगा, देखिए 84 में से 56 गया तो 60, 70, 80, 84, मतलब 28 आएगा। तो ये मेरा हो गया 28 इज इक्वल टू 0.2 पी नॉट बी। तो यहाँ से बच्चों पी नॉट बी क्या निकल आएगा 28 डिवाइडेड बाई 0.2 आएगा कि नहीं, जो कि किसके बराबर होगा बच्चों, ये सॉल्व करेंगे तो 140। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है बच्चों पी एस का, पी एस जो वेपर प्रेशर नहीं सॉरी मेरा पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी कितना आ रहा है बच्चों 140 टॉर, ये मेरा आंसर। तो देखिए बच्चों ये था मेरा दूसरा मेथड, दूसरा क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वेपर प्रेशर पे। इसमें देखिए वेपर प्रेशर में आपको कंफ्यूज करने के लिए टेम्परेचर दे रखा था, तो टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है बच्चों,
आप ध्यान न भटकाइएगा, बस आपको पता है कि क्या फार्मूला होता है और आपको गिवन क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और जो चीज़ नहीं दिया हुआ उसको कैसे हम डिपिक्ट करेंगे इस गिवन इन्फॉर्मेशन से। तो ये बच्चों मेरा दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया जो कि पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब आइए बच्चों एक वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एम्स 2010 में पूछा। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमारा एम्स 2010 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बच्चों एम्स 2010 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम आपको बताएंगे बच्चों क्या डिफरेंस होता है आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में और जो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर बेंजीन एट 88 डिग्री सेल्सियस इज 957 mmHg and vapor pressure of a pure toluene is at 88 degree Celsius is 379.5 mmHg। आपका मतलब बच्चों वेपर प्रेशर आपका दोनों कंपोनेंट जो कि बेंजीन और टॉलुइन, ये मिक्सचर बच्चों जो सॉल्यूशन बना है ये दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, किसका, बेंजीन और टॉलुइन का, ठीक है। तो दोनों कंपोजिशन का बच्चों वेपर प्रेशर आपको दे रखा है। अब क्या पूछ रहा है बच्चों, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ बेंजीन टॉलुइन सोल्यूशन मिक्सचर बॉइलिंग एट 88 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में इतना चीज़ दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ जो है क्वेश्चन में आपको क्या देखना है वो बच्चों हिडन है। जो मेन चीज़ है एकदम छोटा सा चीज़ वो इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है, वो आपको डिपिक्ट करना आना चाहिए। यही डिफरेंस होता है बच्चों एक बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन में और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के। देखिए ध्यान से पढ़िए, कह रहा है वेपर प्रेशर दोनों कंपोजिशन का दे रखा है। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ बेंजीन टॉलुइन सोल्यूशन मिक्सचर बॉइलिंग एट 88 डिग्री सेल्सियस। जो सोल्यूशन मिक्सचर है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों, 88 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों यहीं पे मेरा कुछ मेन जो सीक्रेट है बच्चों इस क्वेश्चन का वो यहीं छिपा हुआ है। अब देखिए कैसे डिपिक्ट करना है। आपको पता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं बच्चों छोटे क्लास में, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें पर्टिकुलर लिक्विड बॉइल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस, यही तो है। तो हम लोग अब तक बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन जो पढ़ते आए हैं वो सिंपल। अब बच्चों आपको वो डेफिनेशन एकदम भूलना पड़ेगा। अब आप आ गए हो क्लास 12th में, आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, सोल्यूशन, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है। तो आपको बच्चों अपनी सोच में थोड़ा सा चेंज लाना होगा। अब आपका बॉइलिंग पॉइंट का वो डेफिनेशन नहीं है कि वो लिक्विड जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल हो वो बॉइलिंग पॉइंट है। ये डेफिनेशन आपका बॉइलिंग पॉइंट का नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों वो टेम्परेचर होता है, ध्यान से सुनिएगा, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें जो लिक्विड होता है वो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है बच्चों, एक्सटर्नल प्रेशर के, जो कि 1 atm होता है। ध्यान से सुनिएगा, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है बच्चों जिसमें वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, एक्सटर्नल प्रेशर के। मतलब बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड सोल्यूशन का उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है। और एक्सटर्नल प्रेशर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है बच्चों एक्सटर्नल प्रेशर तो हम क्या मान के चलेंगे, 1 atm। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू P एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू 1 atm एट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा बच्चों, एक्सटर्नल प्रेशर के, जो कि 1 atm है। अब कुछ क्वेश्चन में बच्चों आपको एक्सटर्नल प्रेशर दिया होगा, तो अगर दिया होगा बच्चों तो वो आपका वही उसी को आप मान लोगे बच्चों एक्सटर्नल प्रेशर। अगर नहीं दिया होगा बच्चों तो आप किसको, एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कंसीडर करोगे, 1 atm। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई भी लिक्विड बॉयल हो रहा है
50 डिग्री सेल्सियस पे, या कोई लिक्विड बॉयल हो रहा है 70 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो है, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो वेपर प्रेशर है उस सॉल्यूशन का वो किसके बराबर होगा बच्चों, एक्सटर्नल प्रेशर के, जो कि 1 atm के बराबर होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी बॉइलिंग आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब वो टेम्परेचर है जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है, और एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हम 1 atm मान लेंगे, और अगर दे रखा है तो उसी को हम एक्सटर्नल प्रेशर चाहे 2 atm दे चाहे 3 atm, अगर नहीं दे रखा है तो आप 1 atm मान के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब आपको पता है चूँकि सारा इन्फॉर्मेशन हमको किस यूनिट में दिया है बच्चों, mmHg में, तो हमें वेपर प्रेशर जो दिया, जो एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा इसका भी बच्चों हम atm के फॉर्म में ना लेके mmHg के फॉर्म में लेंगे। तो बच्चों 1 atm किसके बराबर होता है, जल्दी बताइए बताइए, 1 atm किसके बराबर होता है, 760 mmHg की। तो 1 atm किसके बराबर होता है बच्चों, 760 mmHg की। ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको पता चल गया, और वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट का आपको पता है, एक का 379.5 है और एक का है आपका 957। तो देखिए अब आपको करना क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS इज इक्वल टू होता है P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब देखिए आपको PS दे रखा है जो कि है 760 mmHg, तो आप क्या करोगे बच्चों, देखिए यहाँ पे 760 इज इक्वल टू P0A, P0A क्या दे रखा है बच्चों, 957 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A नहीं दे रखा है, आप इसको X से लिख लो, प्लस P0B कितना दिया हुआ है 379.5 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो अब देखिए बच्चों आपके पास अगर एक इक्वेशन है और एक अननोन है तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, अगर एक इक्वेशन है 2 अननोन है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ B है जो यहाँ पे, इसको हम A के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे, हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B किसके बराबर होता है, 1 के। तो बच्चों यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ B को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ B को क्या लिखेंगे बच्चों, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब देखिए बच्चों आपका एक इक्वेशन और एक अननोन, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ से आपको x1 का मोल फ्रैक्शन ऑफ A का वैल्यू मिल जाएगा। जब A का वैल्यू आपको मिल जाएगा बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ A का, तो फिर आप क्या करोगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A कर दोगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ B का भी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सब कुछ दिया हुआ है, पर आपको निकालना पड़ेगा, डिपिक्ट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन जो कि छिपा हुआ है। यही अंतर होता है बच्चों एक कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन में और एक सिंपली बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन में। तो बच्चों आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो जाके एक बार फिर अपने आप से ट्राई कीजिएगा, अगर फिर भी नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करके बताइए। तो बच्चों ये था वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट, जो कि जहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन फाइंड करते हैं जब दोनों सोल्यूशन में कॉम्पोजिशन जो कंपोनेंट्स होते हैं मेरे कैसे होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे, अब उसमें क्या होगा बच्चों, जो 2 कंपोनेंट होंगे उसमें सॉल्यूट मेरा नॉन वॉलेटाइल होगा और सॉल्वेंट मेरा होगा वॉलेटाइल। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक बच्चों आपका काम ये है कि आज जो भी हम लोग पढ़ाए हैं उसको रिवाइज़ कीजिए। प्रीवियस लेक्चर का भी वीडियो अगर आप नहीं देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे चुके हैं, और वहाँ से आप जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन कराएं बच्चों इस पे आप प्रैक्टिस करिए जाके, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर NCERT में दिए हुए हैं, या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का भी अगर आपके पास किताब है तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। तो ये तो था बच्चों आज का टॉपिक।
आशा करते हैं कि आप लोग को जो भी समझाएं समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।